तो हे गाइस, स्वागत है आपका वीडियो में। ठीक है, तो अपन ने जो वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ी थी उसमें अपन आगे राजनीतिक जीवन के बारे में उसका पढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ्स कैसी है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे भी पॉलिटिकल लाइफ्स कैसी थी, तो उस हिसाब से अपन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो बेसिक जो अपने जो है, पहले अपना परिवार होता है। ठीक है, राजनीतिक जो पहला चरण होता है वो परिवार होता है, फिर होता है कुल। ठीक है, फिर उसके बाद गांव, फिर उसके बाद अपना जो तहसील वहसील जो भी है, फिर इसके बाद राज्य, फिर इसके बाद राष्ट्र। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे इकाई का जो मुखिया होता था, इकाई का जो प्रधान वो मुखिया होता था, फिर परिवार का गृहपति, फिर कुल का कुलपति, ग्राम का ग्रामीण, विश्व का विश्वपति और जन का गोप, रक्षक राजन और राष्ट्र का अधिपति या सम्राट। तो सेम ऐसे ही जैसे अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीएम एमएलए ऐसे होते हैं, उसी हिसाब से उस टाइम पे भी ये कुलपति, गृहपति और अधिपति, सम्राट ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि ऋग्वैदिक कालीन राजा की स्थिति। तो राजा की स्थिति ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की थी, ये सवाल पूछे जाता है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में राजा जो तो कबीले का संरक्षक होता था, वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। क्या वो भूमि का स्वामी होता था? नहीं, वो केवल भूमि का और कबीले का संरक्षक होता था। ठीक है, जो रक्षा करता था उसकी। ठीक है, वह केवल युद्ध का पर्याय था, मतलब राजा का मतलब युद्ध और युद्ध का मतलब राजा। ठीक है, वैदिक काल में गाय हेतु युद्ध हुआ करते थे। वैदिक काल में युद्ध किसके लिए होते थे? कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं होते थे। उस समय सिर्फ गाय और ये इनकी मुद्रा मानी जाती थी एक प्रकार से। ठीक है, तो गायों के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, जिसे गवेषणा, गविशु या गविष्टि कहते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि गवेषणा या गविष्टि क्या था, तो ये युद्ध थे जो गायों के लिए लड़े जाते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में गाय वस्तु विनिमय का आधार थी। जैसे अपन मुद्रा देकर सामान खरीदते, उस समय गाय एक मुद्रा का कार्य करती थी, कार्य के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, अर्थात जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वह उतना धनी माना जाता था। यही थी ऋग्वैदिक कालीन राजा और उनकी प्रजा की स्थिति, मतलब उस समय की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, और आर्थिक स्थिति। उस समय जो राजा मतलब रथी, गाय को रथी कहते थे, अर्थात संपत्ति का सूचक। जिसके पास गाय जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख 176 बार देखने को मिलता है। ठीक है, गाय को अष्टकरणी तथा दुहिता, यानी गाय दोने वाली को दुहिता कहा गया है। ठीक है, गाय को अष्टकरणी कहा गया है, 176 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। फिर आते हैं ऋग्वैदिक संस्थाएं। इसमें संस्थाएं कितनी थी ऋग्वेद काल में? ठीक है, तो पहली थी सभा। इसके आप नोट्स बना सकते हैं, सेम टू सेम। सभा होती थी वो ग्राम स्तर पर होती थी, मतलब एक विलेज स्तर पर। ठीक है, जिससे अपने यहाँ पे ग्राम सभा होती है, ग्राम स्तर तक होती थी। इसमें गाय के विद्वजन शामिल होते थे। गांव के विद्वान मतलब जो इंटेलिजेंट लोग या विद्वान जो भी कह सकते हैं। ठीक है, सभा का कार्य गांव स्तर तक सामूहिक मसलों से हल करना होता था। इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसमें महिलाएं शामिल हो पाती थी, महिलाओं को सभापति कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं समिति। ठीक है, फिर आते हैं समिति। तो समिति में क्या है, ये जन स्तर तक की होती थी, जैसे अपने यहाँ पे तहसील स्तर की होती है, तहसील टाइप। ठीक है, अर्थात सभा से बड़ी होती थी। इसमें जन स्तर के युव वर्ग व ब्राह्मण, धनाढ़, अमीर वर्ग के लोग शामिल होते थे। इसमें महिलाओं को शामिल होने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर समिति के मुखिया को ईशान कहा जाता था। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इन दोनों का संयुक्त कार्य राजा पर नियंत्रण रखना होता था। ठीक है, यही तो अपने जो क्या स्थिति चल रही है वो राजा को बताई जाएगी, यही से तो बताई जाएगी, इसलिए इसको सभापति की, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति को। फिर आते हैं विदत या विधाता। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में विदत शब्द का उल्लेख 122 बार देखने को मिलता है। विदत अध्यापन से संबंधित संस्था माने जाते हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं को शामिल होने का अधिकार था। ठीक है, महिला को तो शामिल होने का अधिकार हो गई, इंटेलिजेंस की बात है। ठीक है, तो गण, जनतंत्र हेतु प्रयुक्त शब्द, इसे गण कहते थे। गण के मुखिया को गणस्य गोप्ता कहते थे। ठीक है, फिर आते हैं स्नैपचैट ऑफ हिस्ट्री, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध के बारे में अपन देखते हैं कि इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, कारण भरत राजा सुदास ने अपने पुरोहित से विश्वामित्र को हटाकर अपने शिष्य को अपना नया पुरोहित बनाया, इस कारण से हुआ था। ठीक है, तो सुदास मूलतः त्रिशु वंश के थे। कई इतिहासकार इस युद्ध का कारण
नदी जल विवाद को मानते हैं। यह युद्ध पोरोशनी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। इतिहासकार हिटजले ने इस युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का आलेख पत्र कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। फिर आते हैं ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक वो तो अभी भी है, ठीक है। फिर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी जो कि अभी समाप्त हो चुकी है। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। खान पान सरल था। दुग्ध निर्मित मीठे हेतु शहद, मांस, मछली से घृणा। सबसे प्रिय पदार्थ सोमरस, ठीक है, जिसे अमृत समान माना गया है, ठीक है। पहनावा नीवी यानी नीचे जो पहनते थे उसे नीवी कहते थे। ये सारे शब्दावली है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक इसमें से है शोम यानी रेशमी। फिर महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक, क्योंकि उन्हें सभा और में उसको आने की अनुमति थी, समिति में नहीं थी, ठीक है। तो तीसरे में थी, ठीक है। उन्हें पुरुषों के समान उपनयन का अधिकार था, ठीक है। मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में खराब हो गई थी, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में इनके प्रमुख स्त्रियाँ थी ऋचा, ब्रह्मचारिणी, विदुषी महिलाएं, लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, श्रद्धा, अपाला, विश्वश्रा, गार्गी। तो गार्गी के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो महिलाओं की है, जो अलग अलग प्रकार से उन्होंने महिलाओं को परिभाषित किया है, तो उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अमाजू ये अपन रोक लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद गणिका और नगरवधु के रूप में होती थी अमाजू, ठीक है। विवाह में दिए जाने वाले उपहार वहतु कहलाते हैं, जो अपने यहाँ पे जिसे बंद किया गया है इसे वहतु कहते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ठीक। ऋग्वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी, प्रारंभिक जीवन 3 आश्रम, चांदोग्य उपनिषद संपूर्ण चारों का जाबालोनिषद में उल्लेख है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था संपूर्ण 4 वेदों का जाबालोनिषद में उल्लेख है, ठीक है। मतलब ब्रह्मचार्य जीवन 0 से 25 वर्ष, ठीक है। इसके बाद इसमें उपनयन का सबसे अच्छा दिन रक्षाबंधन माना गया है। शूद्रों हेतु केवल एक ही आश्रम ग्रस्त आश्रम होता था, ठीक है। प्रारंभ उपनयन 3 वर्ण, ठीक है। फिर ग्रस्त जीवन की बात करते हैं तो ग्रस्त आश्रम इसे संसार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक है। रीढ़ इसके दौरान त्रिवर्ग पूर्ण करता था, धर्म अर्थ काम, ठीक है। इसी के दौरान 5 महायज्ञ संपन्न करना था, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भू। फिर वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष, वन को गमन। इसी दौरान बहुत सारे जो लिखे गए थे ग्रंथ उनको आरण्य कहा गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपन ब्रीफ में देखते हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है। फिर संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष, पूर्णतः मोहमाया मुक्त तथा जीवन से अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं धार्मिक जीवन कि ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक तथा बहुदेववादी थे। इन आर्यों के अनुसार ध्वंस, आकार व पृथ्वी के मिलन सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन दोनों के मध्य से जो कुछ भी उसमें वरुण का निवास माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के इनके धार्मिक जीवन था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इससे नोट्स बना लेना। और आज की क्लास यही तक थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके सभी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।